नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। राजस्थान सरकार के नए फैसले के मुताबिक छात्र अब उतनी ही फीस देंगे जितनी उनकी पढ़ाई होगी। गहलोत सरकार ने निजी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। राजस्थान बोर्ड की स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए फीस 40% की कटौती का ऐलान किया गया है। इसी के साथ 9वीं और 12वीं कक्षा के सिलेबस में भी 40% की कटौती की गई है, यानी जितनी पढ़ाई उतनी ही फीस। इसी मुद्दे पर डिबेट करेंगे गेस्ट पैनल के साथ। इससे क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा, पहले देखिए यह रिपोर्ट। राज्य के लाखों पेरेंट्स के लिए बड़ी राहत। स्कूलों की फीस में 40% कटौती का निर्देश। सभी स्कूलों में कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के लिए निर्देश लागू। RBSE से मान्यता प्राप्त स्कूलों की 9वीं से 12वीं कक्षा का सिलेबस 40% कम। RBSE से संबंधित स्कूलों के 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं की 40% फीस माफ। सिर्फ शैक्षणिक सत्र 2020-2021 के लिए लागू। CBSE की स्कूलों की फीस में हुई है 30 से 40% कटौती। CBSE की स्कूलों में 9वीं से 12वीं की कक्षाओं के सिलेबस में 30% की कटौती। पलड़े पर पढ़ाई। तो ऐसा लग रहा है एक पलड़े में सिलेबस और दूसरे पलड़े में फीस है। चर्चा इसी पे करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। महेश शर्मा जी, जो कि स्कूल संचालक हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रवण बोहरा जी महासचिव हैं स्कूल शिक्षा परिवार के। साथ ही सुनील यादव हैं, जो कि एक अभिभावक हैं। सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। सबसे पहले मैं महेश शर्मा जी आप ही के पास आ रहा हूं और आपसे समझना चाहूंगा, आप स्कूल संचालक हैं। ऐसा लग रहा है जिस तरीके से कि एक पलड़े में सिलेबस और दूसरे में फीस, बच्चों की कोई सोच ही नहीं रहा। महेश शर्मा जी। यस सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, राज्य सरकार ने जो भी ये फैसला दिया वह एक तरफा फैसला है। इसमें कहीं पर भी उन बच्चों की पढ़ाई को नहीं देखा गया। उन स्कूल संचालकों की और उनमें काम करने वाले शिक्षकों को आपने सिरे से खारिज कर दिया है। हर तरह से आपने उनकी रोजी रोटी छीनने का काम किया है। मैं बताऊं आपको, इन्होंने 40% की जो कटौती का रखा है, उसमें मात्र 60% के अंदर स्कूल चलाना पॉसिबल नहीं है सर। मैं बता दूं, कोरोना के बाद से मात्र 60% फीस के अंदर स्कूल नहीं चल सकता। इन कोरोना की विषम परिस्थितियों को देखते हुए सर, हमारी कॉस्टिंग उल्टी इसमें बढ़ेगी। हमारे को जरूरत पड़ी तो हमारे को स्कूल को शिफ्ट में भी चलाना पड़ सकता है। स्कूल के अंदर सैनिटाइज की व्यवस्था हमारे को करनी पड़ेगी। उसमें पल्स मीटर, थर्मामीटर वगैरह इन सब चीज़ों की व्यवस्थाएं करने और उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे को अधिकतर कर्मचारियों की और व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसमें हमारी लागत बढ़ेगी। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं, एक बात बताइएगा, आप 60% फीस कर दी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी तरफ सरकार के अंदर 3,76,000 सरकारी कर्मचारी कार्यरत है और पूरी राज्य सरकार के पास में 7 लाख कर्मचारी काम करते हैं। पूरी पॉपुलेशन है इनकी 7.5 करोड़ की आबादी के अंदर मात्र 1% पब्लिक सरकारी कर्मचारी है। अर्थात इसके पूरा राजस्व बजट जो है राज्य सरकार का, वो 76% जो है कि नहीं, मात्र 1% पब्लिक, 1% की पब्लिक जो है, जो एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उन पर खर्च हो रहा है। बाकी सब कुछ इंफ्रा वगैरह पर खर्च होता है और मात्र 1% पर आप इतना बड़ा बजट खर्च कर रहे हो। उसके बावजूद
जो इस कोरोना की विषम परिस्थिति को देखते हुए भी सबकी रोजी रोटी छीनी है, और दूसरी तरफ महेश शर्मा सरकारी जी, कर्मचारियों आपने की कहीं देखिए, पर अब वेतन सीधा में आरोप तो कटौती आपने नहीं सरकार हुई, पे लगा दिया, उनकी जो लेकिन मैं आमदनी आपसे एक थी, चीज पूछना चाहता 1% हूं। नहीं घटी, आप एक चीज उनको भी इसके अंदर जोड़ रहे हैं। महेश शर्मा जी, एक आप चीज, कम से कम सरकारी कर्मचारी जो थे, एक चीज में, उनकी आमदनी में कहां कमी आई? महेश शर्मा जी, फीस एक देने चीज, में सक्षम नहीं है क्या? जो महेश शर्मा जी, परचून का काम करते हैं वो ठीक फीस है। देने में सक्षम महेश नहीं शर्मा है जी, क्या? एक चीज जो मैं आपसे मेडिकल पूछना चला चाहूंगा। रहा है, जो हॉस्पिटल महेश से जी, आवाज related मिल रही है आपको फार्मा से मेरी? जुड़ा हुआ है, या स्वास्थ्य से रिलेटेड जितने भी आदमी जो जुड़े हैं, जिनका ऐसा रोजगार महेश जी, है, क्या मेरी जिन आवाज पर आप इस तक आ पा कोरोना रही के है? अंतर्गत उनकी रोजी रोटी में कहीं पर भी कोई प्रभाव नहीं डला, उनको भी आप 60% फीस दिला रहे हैं, उनसे भी आप 60% फीस दिला रहे हैं, उनसे पूरी महेश फीस क्यों जी, नहीं क्या ले मेरी सकते? आवाज आप ये तक पहुंच फैसला रही है? सरकार ने बहुत ही गलत फैसला किया है। यस सर, मेरी यस आवाज सर। आप तक पहुंच रही है? जी सर, आ रही है। हाँ, तो अब मैं आपसे यह पूछ रहा हूं, आपने आरोप सरकार पे तो मर दिया, स्कूल संचालक किसकी सोच रहे हैं? उन्होंने बच्चों का सोचा, उन्होंने उस परिवार के बारे में सोचा, स्कूल संचालक हम देखिए, अभिभावकों के बारे में। हम सर बच्चों की पढ़ाई को लेकर बहुत चिंतित है, हम बच्चों की पढ़ाई को लेकर बहुत चिंतित है। हम हर तरह की माकूल व्यवस्थाएं रखते हैं। कोरोना की विषम परिस्थितियों को देखते हुए भी उनकी चाहे आमदनी में कमी आई हो नहीं आई हो, ये सेकंड मैटर है। सबसे पहले स्कूल संचालक कितना सोचते हैं अभिभावक के बारे में, क्वालिटी एजुकेशन, वो चीज भी मैं आपको बताऊंगा। तरफ से क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए, वो क्वालिटी की एजुकेशन मिले, और साथ ही ठीक है, हम सुनील यादव जी एक अभिभावक हैं, उनसे ही मैं आपको जवाब इसका दिलवाता हूं। सुनील जी, इसका जवाब आप दीजिए कि एक स्कूल संचालक जो है वो एक अभिभावक को लेकर के कितना चिंतित है इस वक्त में, और स्टूडेंट्स को लेकर के कितना चिंतित दिखा है स्कूल संचालक। सर, स्कूल संचालक अभिभावक और स्टूडेंट को लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। अगर स्कूल संचालक अभिभावक को लेकर और उसके बच्चे की फीस के मुद्दे पे थोड़ा भी चिंतित होता, तो अभिभावकों ने अप्रैल से लेके अभी तक कम से कम भी हर स्कूल में 10-10 बार उनके दरवाजे खटखटाए हैं, स्कूलों में गए हैं, मीटिंग करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, लेकिन कोई भी संचालक मिलने को तैयार नहीं हो रहा है। दूसरी एक और मैं बात बता देता हूँ कि अभी जो सरकार का जो आदेश आया है, जो 60% फीस का जो आया है कि सीबीएसई का 60 रहेगा, राजस्थान का आपको 40% की छूट दे रहे हैं, और सीबीएसई वालों में 30% की छूट दे रहे हैं। ठीक है सर, ये ऑनलाइन क्लासेज के लिए आपने 60% जो फीस तय की है, ये किस मापदंड पे तय की है? आपने कितनी स्कूल से उनके टोटल इनकम मंगाए हो, उनके खर्चे मंगाए हो? क्योंकि स्कूल का जो अध्यापक है वो भी स्कूल में नहीं जा रहा है, वो भी अपने घर से ऑनलाइन क्लासेस दे रहा है। स्कूल के बहुत सारे खर्चों में कटौती हुई है, ऑनलाइन क्लासेस के लिए इतना ज्यादा पैसा खर्च नहीं हो रहा है। दूसरा एक और 7 सितंबर को जो हाईकोर्ट का आदेश आया था, उसके बाद अभी तक लगभग ये अभी 7 नवंबर को 2 महीने हो जाएंगे, पिछले 2 महीने होने को आए। अगर सरकार को यही करना था तो जो हाईकोर्ट का आदेश आया था उसके बाद में ये 2 महीने क्यों अभिभावक को इधर से उधर डुला रहे हैं आप? वो इधर उधर भटकता फिर रहा है, वो निवेदन करता फिर रहा है, चिट्ठियां लिखता फिर रहा है। दूसरी एक और सबसे बड़ी बात है, इस आदेश में लिखा हुआ है कि 60% ट्यूशन फीस का हिस्सा होगा। जब से हाईकोर्ट का आदेश आया उसके पश्चात हम लोगों ने सभी स्कूल्स को चिट्ठी लगी है, मेल किए, शिक्षा मंत्री जी के ऑफिस में हम रिक्वेस्ट किए, पर्सनली जाके हम लोगों ने बोला कि सर आप सिर्फ एक काम करा दीजिए, राजस्थान के जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं आप सिर्फ उन स्कूलों से हमें यह बता दीजिए कि उनकी टोटल फीस कितनी है, उसमें ट्यूशन फीस का हिस्सा कितना है, दूसरे हिस्से कितने। लेकिन एक स्कूल ने भी न तो अभिभावक की चिट्ठी का जवाब दिया है, न मंत्रालय की तरफ से हमें कोई इसमें कोई जवाब मिला। दरअसल है क्या सुनील जी, उसकी रियलिटी जो है ना, रियलिटी में अगर जाएंगे तो वो रियलिटी क्या है वो सामने आएगी, तो बहुत सारे सवाल जो हैं वो उठेंगे। अब ऐसे में एक चीज श्रवण बोहरा जी मैं आपसे समझना चाहूंगा, आधार जो है वो क्या रहा है? यह बड़ा सवाल है कि किस आधार पे जजमेंट हुआ है और किस आधार पे 40% और 30% की कटौती, चाहे वो सीबीएसई ने किया हो या फिर चाहे अगर बात करें राजस्थान सरकार की। साथ ही जो सिलेबस कम हुए हैं उसका क्या होगा फिर फ्यूचर में? देखो सर, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हकीकत के अंदर जो सिलेबस जो कम किया है उसका तो कोई औचित्य ही नहीं है। जब बच्चा पहली सीढ़ी ही पार नहीं करेगा तो 5वीं और छठी सीढ़ी पर जाएगा कैसे? कौन सा सिलेबस कम कर दिया? सिलेबस कम करके तो उन्होंने मतलब क्या नाम से बच्चे के साथ बहुत कुटाघात किया है। जब गिनती उसको बच्चे को नहीं आएगी, पढ़ा नहीं आएगा, तो क्या नाम से वो गुणा भाग कैसे कर पाएगा?
इसलिए ये जो सिलेबस की कटौती की है, ये सिलेबस की कटौती भी गलत की है। दूसरी बात, पलड़े में तोलने वाली बात उन्होंने कही है कि साहब जितनी पढ़ाई करवाई जाए उतनी फीस ली जाए। तो सर जो आप लोग गार्जियन जो पैसा देगा, जो फीस देगा, वो पैसा तो उसको पढ़ाने वाले टीचर के पास में चला जाएगा। उसके बाद में जो रेंट के अंदर जो स्कूलें चल रही है उसका रेंट कहां से आएगा? जो 15-15, 20-20 सालों से जो टीचर काम कर रहे हैं उनकी सैलरी कहां से आएगी? जो नॉन टीचिंग स्टाफ जो काम कर रहा है, अभी ऑफिसों के अंदर काम कर रहा है, क्यों उनकी सैलरी कहां से आएगी? क्या नाम से जो गार्डन है, जो बागवान है, जो बाईजी है, जो सफाई कर्मचारी हैं, आप तो फीस आप तो वो फीस लेने के लिए कह रहे हो जिसकी आप पढ़ाई कराओ। जितनी फीस कराओ, जितनी पढ़ाई कराओ उतनी फीस ले लो। तो जो गार्जियन फीस देगा तो क्या नाम से उस टीचर के पास में चला जाएगा। बाकी स्कूल के जो खर्चे हैं वो खर्चे आएंगे कहां से? इसलिए मेरे हिसाब से ये जो फैसला हुआ है वो गलत हुआ है सर। अच्छा, एक और चीज है, ट्यूशन फीस के अलावा जो फीस लिए जाते हैं उस फीस का स्ट्रक्चर जो है वो क्लियर कितना होता है, उसको लेकर के क्लियरिटी जब मांगी जाती है कोई स्कूल क्यों नहीं देता है। ट्यूशन फीस जो होता है उसको भी क्लियर करना कोई स्कूल क्यों नहीं चाहता है? श्रवण जी, नहीं, कब क्लियर नहीं करते सर? कब क्लियर नहीं करते? हर साल क्लियर करते जब मान्यताएं लेते हैं। क्यों? तो उस समय हमारी बैलेंस शीट सरकार के पास भी जाती है, किस किस मद में कितने कितने खर्चे होते हैं वो सारी सूचना सरकार को देते। कौन कहता है क्लियर नहीं होता है? सारी चीजें क्लियर करके सरकार के पास में बैलेंस शीट बना करके देते हैं हम। बच्चे को अगर ड्रेस लेना है तो स्कूल जिस दुकान में भेजेगा वहां से जाकर के आप ड्रेस लीजिए। बच्चे को किताब लेना है तो आप हमारे पास से लीजिए, हम जहां भेज रहे हैं उस दुकान में जाकर के लीजिए। पर्टिकुलर दुकान के लिए कोई नहीं। रियलिटी इसकी क्या है श्रवण जी, ये आप भी शायद जानते होंगे। स्कूलों की बातें छोड़ करके, अरे सर पर्टिकुलर दुकान के लिए जो बड़ी स्कूलों की बात है तो वो पर्टिकुलर दुकान के लिए कहते होंगे। हम जो छोटे और मध्यम दर्जे के स्कूल हैं, क्यों वो तो कहते हैं भाई कहीं से भी बाजार से लिया। और वैसे सब एनसीईआरटी का कोर्स है, सरकारी कोर्स है, कहीं से भी खरीद लो। ने काहे के लिए पर्टिकुलर दुकान पर जाते हो? ड्रेस के लिए भी बोलते बाजार से ये कलर है, ये आप बाजार से जाकर खरीद लो। तो हम तो दबाव बनाते नहीं है। हाँ, बड़ी स्कूलों के अंदर जरूर ऐसा होता है जो पर्टिकुलर क्या नाम से दुकान के लिए इंगित किया जाता है उनको। सुनील यादव जी, क्या ऐसा होता नहीं है? सर ये सरासर जो साहब बात बोल रहे हैं बिल्कुल सारी बातें गलत है। पहली बात इन्होंने ऐसा बोला है कि 60% जो फीस मिलेगी उससे हम कैसे स्कूल चलाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बहुत क्लियर कह देना चाहता हूं कि हमने बहुत सारी स्कूल्स की बैलेंस शीट देखी है, बहुत सारी स्कूल्स का डेटा देखा है। जो भी स्कूल चाहे छोटे लेवल का या बड़े लेवल का हो, वो मात्र 25 से 30% का हिस्सा ही होता है जो अपने स्टाफ को सैलरी देता है, जिसमें उसके चौकीदार से लेके उसके प्रिंसिपल तक के लास्ट तक के मैनेजमेंट के कुछ लोगों को भी सैलरी जाती है। वो तक आ जाते हैं। बात कर रहे हो हमेशा आकर क्या बड़ी स्कूलों की बात मत क्या करो। आप छोटी स्कूलों गांव के अंदर जाकर देखो। दूसरी बात है कह रहे हैं कि हम सालों से किराए पे स्कूल चला रहे हैं, अगर सालों से किराए पे स्कूल चला रहे हैं तो आपको हर साल कुछ न कुछ फायदा भी होता था। आज तक आप बताइए पिछले इतने सालों से स्कूल चलाते आ रहे हैं, क्या एक साल आप अभिभावक को या उसके बच्चे को राहत नहीं दे सकते? सर गांव में जाकर के देखो, क्या नाम से ठेला चला रहा है स्कूल वाला, सब्जी बेच रहा है। ठीक है श्रवण जी, ठीक है श्रवण जी। अब एक चीज, महेश शर्मा जी यहाँ पे हैं। मध्यम दर्जे की स्कूलों की तरह कहीं कोई बच्चा। ठीक है श्रवण जी, एक मिनट। महेश शर्मा जी, आप एक स्कूल संचालक हैं जी की बात से मैं सहमत हूं। आप जो ट्यूशन फीस की बात है 60% में कहां से सैलरी देंगे आप अपने स्टाफ्स को? क्या जितने ट्यूशन फीस होते हैं वो सारे खर्च हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ सैलरीज में और इन चीजों में कि आप स्कूल का अगर बिल्डिंग आपने लिया हुआ है रेंट पे तो वो पे कर रहे हैं, बाकी चीजों में क्या ट्यूशन फीस में वो सारे खर्च हो जाते हैं? एज पर फीस एक्ट के अनुसार लगभग 60% फीस हमारी सिर्फ और सिर्फ सैलरी में जाती है। इसके अलावा हमारी लगभग 20 से 25% फीस जो है इसमें जाती है, जो डेली मेंटेनेंस होता है, उसमें पानी बिजली का बिल होता है, बिल्डिंग मेंटेनेंस होता है, बिल्डिंग रेंट होता है, गार्डन का खर्चा होता है। इन सब चीजों के अंदर हमारा लगभग 85% पैसा एक्सपेंस होता है। बहुत सही। अब एक चीज जो ये आपने कहा है महेश जी, श्रवण बोहरा जी लगातार देखिए, वो श्रवण बोहरा जी, अब जिस चीज का जिक्र महेश जी कर रहे हैं, आपने बाइफरकेट किया कि बड़े स्कूल और छोटे स्कूल।
छोटे स्कूल, कितने ऐसे स्कूल हैं जिसके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि उन्हें माली रखना पड़े, उन्हें वो ग्राउंड कवर करते हैं, उनके पास ग्राउंड्स होता है, एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज के लिए उनके पास स्पेस होता है। कितने ऐसे छोटे छोटे स्कूलों के पास ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं? सर छोटे स्कूल 90% ऑन रेंट चल रहे हैं। श्रवण जी इस पे क्या रहते हैं? श्रवण जी इस पे मैं आपका कमेंट चाहूंगा। कितने स्कूल के पास इतने इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं? 90% सिर्फ और सिर्फ सैलरी के अंदर एक्सपेंसिव हो जाती है। अरे सर मैं बताऊं, राजस्थान के अंदर देना पड़ता है, सारी सब चीजें करनी पड़ती है उन्हें। मैं बताऊं सर, राजस्थान के अंदर लगभग 50,000 स्कूलें हैं। 30,000 स्कूलें इस प्रकार की है जो 5 से लेकर के 10,000 रुपए फीस लेती है, और 10,000 स्कूलें इस प्रकार से है जो 10 से लेकर के 15। श्रवण जी मैं उसकी बात नहीं, मैं जिस चीज की बात कर रहा हूं, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के खर्चे अलग अलग गिनाए। खर्चों के लिए जगह कहां है स्कूलों के पास? 4 कमरों में कितने स्कूल चल रहे हैं? क्यों जगह? सर 4 जगहों में उनमें मेंटेनेंस नहीं आता है, तो सिर्फ और सिर्फ सैलरी में पैसा खर्च होता है सर। दूसरा सुनील जी ये बता रहे चलिए, अब इन्होंने इतना नहीं कमाया होगा कि जिससे अब की बार ये काम नहीं चला सकते? तो मैं उन अभिभावकों से भी ये कहना चाहूंगा। चलिए ठीक है, इस वक्त एक और खास मेहमान हैं भरत सिंह जी, जो कि संयोजक हैं निजी शिक्षक बचाओ संघर्ष समिति के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भरत जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। भरत जी क्यों नहीं उनकी सैलरी नहीं काटी जा सकती? ठीक है महेश जी, मैं आपके पास फिर आता हूं। भरत जी मैं आपसे एक चीज अब समझना चाहूंगा कि जिस तरीके का यह फैसला लिया गया है, जितनी पढ़ाई उतना ही फीस, सिलेबस कम हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, फीस को लेकर के वापोह की स्थिति हमेशा रही है, लेकिन ऐसे में बच्चे कहां जाएंगे सर? सर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप संस्थाएं खुलवाएं। संस्था खुलेंगी तो स्कूल शिक्षक आएंगे, और स्कूल शिक्षक आते हैं तो उनके वेतन निश्चित कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि पिछले 8 महीने से शिक्षक कितना परेशान हो रहा है, बेचारा मजदूरी कर रहा है, सब्जी की रेडी पे लगा रहा है, ठेले पे जा रहा है और अन्य काम कर रहा है, और सरकार और हाई कोर्ट के डिसीजनों के बीच में हम प्राइवेट टीचर्स बुरी तरह से फंस रहे हैं। कोर्ट एक निर्णय देती है और दूसरा निर्णय और आ जाता है, तो हम क्या करें? सरकार को जी भरत जी बोलिए। नहीं, मैं कह रहा सरकार को ये सोचना चाहिए कि वो अपने गवर्नमेंट टीचर्स को घर बैठे सैलरी दे रही है और दीपावली पर विशेष पैकेज दे रही है, तो क्या प्राइवेट टीचर शिक्षक नहीं होता? क्या उसका परिवार नहीं होता? तो क्या राजस्थान सरकार को इतना भी सोचना चाहिए था ना कि वो उसके प्राइवेट टीचर्स को दीपावली के अवसर पर अपने चाहे 10% 20% कुछ भी पैसा दे, उसको दे तो सकती है ना, तो उसको अपना जीवन तो चला सकता है। लेकिन सरकार और हाई कोर्ट के बीच में टीचर को बुरी तरह से घसीट के रख दिया। और आपने इसमें एक चीज भरत जी, आपने एक चीज का जिक्र किया कि स्कूल खोलने चाहिए। स्कूल खोलने को लेकर के कितने स्कूल ऐसे हैं जो ये पुख्ता, एक चीज भरत जी, इसमें कितने स्कूल ऐसे हैं जो पुख्ता बंदोबस्त पूरी तरीके से कर देंगे और इसकी जिम्मेदारी ले लेंगे कि हां बच्चों को किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी? कितने ऐसे स्कूल हैं? भरत जी जी सर, कितने ऐसे स्कूल हैं जो पुख्ता तैयारी करेंगे और वो ये कहेंगे और वो जिम्मेदारी लेंगे, सबसे अहम जिम्मेदारी लेंगे बच्चों की, कि हां इस बच्चे को हम कुछ नहीं होने देंगे, वो कभी पॉजिटिव नहीं होंगे कोरोना को लेकर सारे गाइडलाइंस हम पालन करेंगे? कितने स्कूल हैं? मैं एक निजी शिक्षक हूं, तो मैं निजी शिक्षक पहले ये चाहता हूं कि पहले निजी शिक्षक की तो समस्या का समाधान हो। निजी शिक्षक की समस्या का समाधान हो ही नहीं रहा है, बच्चों की समस्या का समाधान कैसे होगा? बच्चों की समस्या का काम स्कूल वालों का है, स्कूल वाले करेंगे, राज्य सरकार का काम है, राज्य सरकार करेगी, तो शिक्षक का तो करें पहले कुछ ना कुछ। शिक्षकों की जिम्मेदारी तो काफी हद तक स्कूल संचालकों पर भी है, और स्कूल संचालकों की जिम्मेदारी भी ये बनती है कि इस दौर में कम से कम वो चीजों को समझें। महेश जी, सर स्कूल संचालकों की जिम्मेदारी है, मैं मानता हूं इस बात के लिए। देखो 3 चीजें हैं। ठीक है भरत जी, अब इसका जवाब एक स्कूल संचालक है महेश जी, उनसे मैं इसका जवाब ले रहा हूं। महेश जी, ये जिम्मेदारी तो स्कूल संचालकों की भी है। कर्मचारियों को लेकर बहुत गंभीर है,
और हम उन्हीं कर्मचारियों के लिए ज्यादा व्यथित है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा मेंटेनेंस जो है वो ड्यू हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं बारी बारी से मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं आपको कि लगभग 9,70,000 कर्मचारी राजस्थान के अंदर है जो निजी विद्यालयों में कार्य कर रहे हैं, उनके रोजी रोटी का सवाल है। इतने लोग कोरोना से नहीं मरे जितने लोग आर्थिक तंगी से मर गए। मैं आपको बता दूं 16 निजी स्कूल संचालकों ने आत्महत्या करी है, 10 से 12 निजी स्कूलों के शिक्षकों ने आत्महत्या करी है, और कोरोना से मात्र इन एजुकेशन प्राइवेट स्कूलों के अंदर जो काम करने वाली कर्मचारी और संचालक जो है उनमें मात्र कोरोना से 1 आदमी की मृत्यु हुई है, और वैसे 26 लोगों की मृत्यु हुई है जो आर्थिक तंगी से हुई है। तो हम इन चीजों को लेकर बहुत ज्यादा व्यथित हैं। बारी बारी पिछले 7-8 महीनों में मेंटेनेंस का कितना खर्चा हुआ है एक स्कूल को? महेश जी, पिछले 7-8 महीने में एक स्कूल को मेंटेनेंस का कितना खर्चा हुआ है? किराया चल रहा है हमारा। इस किराए के अलावा पानी बिजली का बिल हमारा रेगुलर चल रहा है, और फिर आप मेंटेनेंस की क्यों बात कर रहे हैं सर? क्या निजी स्कूलों के अलावा सरकारी शिक्षक वेतन नहीं ले रहे क्या? तो हमारे कर्मचारी को वेतन नहीं चाहिए क्या? जब सरकारी कर्मचारी है उसको वेतन रेगुलर मिल रहा है, तो हमारे प्राइवेट संस्थानों में काम करने वाले शिक्षकों को वेतन नहीं मिल सकता क्या? आप दूसरी तरफ बात कर रहे हैं 60% फीस की। 60% फीस का इन्होंने जो प्रपोजल दिया है उसके अंदर यह है कि जो अभी जो स्कूलें खुल रही है जिनका पाठ्यक्रम डिसाइड हो गया, मतलब ये 10 पाठ्यक्रम को लेकर के चिंता ही नहीं है ना, पाठ्यक्रम को लेकर के तो चिंता ही नहीं है। पाठ्यक्रम का जो हुआ है, इन्होंने क्या सुनील यादव जी, आप लॉजिक समझिएगा, इन्होंने क्या करा है? ठीक है सुनील यादव जी, क्या करा है सर? पाठ्यक्रम को लेकर के चिंता तो किसी की दिखी नहीं है अभी तक, सेक्शन तो खुला ही नहीं कि एक स्टूडेंट अगर 40% कम शिक्षा हासिल करता है एक क्लास का, तो फिर आगे फ्यूचर उसका कैसे बेहतर होगा? सर देखिए, 10वीं और 12वीं का जो बच्चा है, अगर उसको 40% सिलेबस कम पढ़ाया जाएगा, तो 10वीं और 12वीं के बाद में जब भी बच्चा किसी भी मेडिकल में जाता है, इंजीनियरिंग में जाता है, फार्मेसी में जाता है, फर्दर स्टडीज के लिए हायर एजुकेशन में जाता है, या कुछ एग्जाम्स ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ 10th बेस दिए जाते हैं, क्या सरकार ये सुनिश्चित कर सकती है कि उसके बाद जितने भी सरकारी भर्तियों के लिए जो भी परीक्षाएं होती हैं, क्या उनका सिलेबस भी, वो जो पर्टिकुलर सिलेबस कटा है, वो अगर उसका चैप्टर वहां से हटाया जाएगा? बिल्कुल नहीं हटाया जाएगा। बच्चा 12th करने के बाद में जो एग्जाम देता है उसमें अगर वो सिलेबस पूरा आ रहा है तो एंट्रेंस एग्जाम देगा, तो उसमें से अगर वो सिलेबस नहीं हटाया तो उस दिन उस बच्चे के लिए बड़ी दुविधा हो जाएगी। सरकार का ये जो तरीका निकाला सरकार ने कि हम सिलेबस कम कर देते हैं, और जितना सिलेबस कम कर रहे हैं उतनी फीस कम कर देते हैं, ये बिल्कुल भी जायज नहीं है। दूसरा मैं एक और बात बता देता हूं, ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे 60% फीस भी अपने आप में बहुत ज्यादा फीस है, क्योंकि सरकार ने सिंपल एक सिलेबस कम कर दिया। आप स्कूलों से उनका कुछ डेटा डिटेल्स मंगवाते, वो स्टाफ को, सर मैं जयपुर में ऐसे भी स्कूल हैं जो कि मार्च से 30% सैलरी दे रहे हैं, जबकि मार्च की फीस तो अभिभावक पहले से दे चुका होता है, क्योंकि 31 मार्च तक सेशन चलता है। जो लास्ट सेशन था उसकी फीस जनवरी में दे चुका था। जयपुर के कुछ ऐसे निजी स्कूल हैं, बहुत बड़े बड़े स्कूल्स हैं, जो अपने स्टाफ को मार्च से 30%, अप्रैल में कोरोना तो मार्च एंड में आया था, लेकिन वो तो मार्च से 30% सैलरी दे रहे हैं, और बहुत नामी स्कूल हैं वो सिर्फ 50% सैलरी दे रहे हैं। आप एक काम कर रहे हैं, आप तो सैलरी कम देना चाह रहे हैं और आप हमसे सैलरी ज्यादा लेना चाह रहे हैं। दूसरा, जो सरकार का रवैया है ये भी बिल्कुल सही नहीं है, अभिभावकों के हित में सरकार बिल्कुल नहीं सोच रही है। ट्यूशन फीस जो वर्ड डाला है, राजस्थान फी एक्ट है, ये 2016 सुनील जी, ये चीजें तो रही हैं, और देखिए पिछले 5-7 महीनों में जो चीजें हुई है उसमें मैंने खुद ये चीजें देखी हैं कि किस तरीके से स्कूल संचालकों की तरफ से एक पेरेंट्स को मैसेज पे मैसेज, कॉल पे कॉल कर करके पेमेंट करने के लिए कहा जा रहा है, फीस जमा करने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच बच्चे जो ऑनलाइन शिक्षा हासिल कर रहे हैं, ऑनलाइन में कितना खर्च आ रहा है, इसको लेकर के अगर हिसाब किताब मांग लिया जाए तो शायद किसी भी स्कूल के पास नहीं होगा। श्रवण बोहरा जी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है कि अगर पूरी डिटेल्ड चीजें पिछले 7-8 महीने की मांग ली जाए तो शायद स्कूल भी ना दे पाए। मैं समझता हूं सर कि जो टीचर है, स्कूल का टीचर है, कि हर सब्जेक्ट के टीचर है, क्या नाम से उसको ऑनलाइन बच्चे से जोड़ रखा है और शिक्षा दे रहा है, वो स्कूल के अंदर आता है और स्कूल के अंदर सारी व्यवस्थाएं ऑनलाइन की उसके लिए, बच्चे के लिए उपलब्ध होती है। तो और
कोई पूरी फीस थोड़ी ले रहे हैं बच्चे से, फीस तो उसके अकॉर्डिंग ही ले रहे हैं जिस प्रकार से ऑनलाइन के अंदर हम फीस लेते हैं, वो क्या नाम से 60% 70% फीस है जो ऑनलाइन से बच्चे से ले रहे हैं, तो वो कौन सी कोई फीस ज्यादा ले रहे हैं, और इतने ही हमारा खर्चा हो रहा है टीचर के ऊपर, इतना ही क्या नाम से व्यवस्था ऊपर खर्चा हो रहा है, तो कोई ज्यादा फीस थोड़ी ले रहे हैं ऑनलाइन की हम। तो ऑनलाइन पे चीजें क्या हो रही हैं इसको भी तो समझने की जरूरत है भरत जी। प्राइवेट टीचर्स की समस्याएं हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन समस्याओं के समाधान की तरफ ना तो स्कूल संचालक बढ़ना चाह रहे हैं और सरकार ने जो फैसला लिया है उसको तो अभिभावक सिरे से खारिज कर रहे हैं। भरत जी। जी सर, निजी शिक्षकों की जो भी समस्याएं हैं सरकार को उनको सुनना चाहिए। सरकार ने कोई भी फैसला लिया, क्या निजी शिक्षकों को बुलाया, क्या निजी शिक्षकों को यह कहा कि आप आकर के बैठिए, हमें कोई मंडल या 5 आदमी प्रतिनिधि मिलकर के बताइए, तो सरकार ने तुमसे पूछा नहीं। हमें बिना पूछे सरकार ने ऑर्डर दे दिया कि 60% आपको स्कूल वाले फीस ले सकेंगे या जो भी कर सकेंगे, लेकिन उन्होंने ये तो नहीं कहा कि शिक्षकों को भी पेमेंट दिया जाएगा। इसके बारे में तो उन्होंने सोचा ही नहीं है। क्यों नहीं सोचा कि एक बात है, मैं सीकर का निवासी हूं, उस गृह जिले का निवासी हूं जहां के माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं, उनके जिले के शिक्षकों के साथ में इतना बुरा हो रहा है, तो अन्य राज्यों के जिलों की तो मैं बात ही नहीं कर सकता आपको। यहाँ का शिक्षक बेचारा तिल तिल के मर रहा है। 11 शिक्षकों ने आत्महत्या कर ली, जैसे कि भाई साहब ने बता रहे थे, 11 शिक्षकों ने आत्महत्या कर ली। मेरे खुद का एक सहपाठी जो मेरे साथ में था उसने आत्महत्या कर ली, उसके परिवार के सदस्यों को क्या मिला? चलिए भरत जी, मैं ये चाहता हूं, अहम है कि इन सब के बीच जो बच्चों की शिक्षा है उस पर कोई असर ना पड़े, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।